Assalamu alaikum. Start in the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I am Muhammad Siglan, and you people are watching my YouTube channel F2F Study Studio. Today, we are going to talk about one of the most important topic in the history of English literature, that is Anglo-Saxon or Old English period. The duration of this period is 670 to 1100 AD. तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस लेक्चर से पहले मैंने जो लेक्चर डिलीवर किया है वो है इंट्रोडक्शन टू द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जिसके अंदर मैंने तफसीलन डिस्कस किया है कि आज का जो हमारा इंग्लैंड है इसने विद द पैसेज ऑफ टाइम किस तरह अपना नाम तब्दील होते हुए देखा है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इसके अंदर कौन कौन सी तब्दीलियाँ आई हैं, और ख़ुसूसन मैंने एंग्लो सैक्सन की जो तारीख़ है उस पर तफसीलन डिस्कस की है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एंग्लो सैक्सन और हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो तो आप वो वीडियो लाजमी देखिए। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है एंग्लो सैक्सन और ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जिसके अंदर मैं सबसे पहले आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बताना चाहता हूँ। वो क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सैक्सन। In ancient time, this England was not a nation, but it was divided by many territories and also it was occupied by many tribes. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम देखते हैं कि आज का जो हमारा मौजूदा इंग्लैंड है इसके अंदर सबसे पहले जो कौम आबाद थी उसका नाम था कैलेट्स। ये इनको ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है, ब्रिटेन और ब्रिटेन इनके नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी अरसे से इंग्लैंड के अंदर रह रहे थे। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर रोमन्स आ जाते हैं, जो कि रोम से वहाँ पे आए थे। वो वहाँ पे 43 से लेकर 410 AD तक वहाँ रहे। जब रोमन्स वहाँ से चले जाते हैं उसके बाद क्या होता है कि कुछ जंगली लोग जिनको पिक्ट्स के नाम से जाना जाता है, जंगली लोग, ये मुसलसल कैलेट्स पर हमले कर रहे थे, इनको बार बार तंग कर रहे थे। तो फिर क्या होता है कि ये जो कैलेट्स है ये 3 मुख्तलिफ ट्राइब को एज आ आर्मी के तौर पर इनवाइट करते हैं कि आप आएँ और हमें इन पिक्ट्स से बचाएं। वो 3 कौन सी ट्राइब थी, उनमें एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट्स। ये वहाँ पे आते हैं ब्रिटेन के अंदर और क्या करते हैं, इनकी मदद करते हैं और ये जो पिक्ट्स है इनको वहाँ से भगा देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि ये जो एंग्लो सैक्सन और ज्यूट्स हैं, ज्यूट्स क्योंकि बहुत कम थे, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। बाकी क्या रह जाता है, एंगल्स और सैक्सन। इनकी जो लैंग्वेज थी वो जर्मानिक थी, और ऑन द अदर हैंड ये जो कैलेट्स हैं इनकी जो लैंग्वेज थी वो थी लेटिन,
और इनका जो रिलीजन था वो था क्रिश्चियनिटी। अब जब लेटिन और क्रिश्चियनिटी ये दोनों आपस में मिक्सअप होती हैं तो एक और लैंग्वेज मर्ज वजूद में आती है जिसका नाम होता है इंग्लिश। इंग्लिश कैसे मर्ज वजूद में आई? क्योंकि एंगल्स और सेक्सन ये क्या, इनकी जो तादाद थी ये मेजॉरिटी में ज़्यादा थे, तादाद में ज़्यादा थे। इवन के इन्होंने इन पर हुकूमत शुरू कर दी। इन्होंने अपना एक किंग वहाँ पर बना दिया जिसका नाम था एल्फ्रेड द ग्रेट। एल्फ्रेड द ग्रेट यानी कि तादाद में ज़्यादा होने की वजह से इन्होंने इंग्लैंड पर हुकूमत शुरू कर दी। लेट्स वी हैव टू टॉक अबाउट द लिटरेरी वर्क्स ऑफ द एंग्लो सैक्सन पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक एट द पोएट्री of that time. During Anglo-Saxon period, their poetry was divided into two types. One is religious poetry and on the other hand heroic poetry. The main reason behind the two kind of the poetry is that there was two kind of the people at that time. One is the original Breton, also known as Celts of that time, and their religion was Christianity. And they people followed the Saint Augustine, who tried his best to spread Christianity in the entire Europe. On the other hand, the Germanic tribe, in which Angles, Saxon and Jews, who were invaders, they are the non-believer of God. They believe that there is no God exists in the universe, and they talk about the heroism in their poetry only. For example, one of the most important example of their poetry is Beowulf. What is Beowulf? Beowulf is basically a story about a great warrior who meets with a monster named Grendel. Beowulf meets with a monster named Grendel. He defeats that monster Grendel. Then he also meets with Grendel's mother, and he kills Grendel's mother because he wants to save his nation from the monster. And this kind of the poetry is called heroic poetry. The next heroic poem is Widsith. The next poem is Widsith. It is an autobiography of Skop. And the next poem is Novel Codex Deor. Deor consists on 42 lines. It is a poem about the complaint of Mistel. The last poem of heroic poetry is that Voltaire. It tells the story of continental Germanic heroes among Anglo-Saxon. Now we have to talk about the religious poems. One of the most and important poem of this period is
Junius manuscript, and that is written by the Caedmon. This poem, this manuscript is consist on 4 poems. First one is Genesis. This poem tells the story of Satan's fall and Adam. The next is Exodus, same story vividly. Mean to say, this is a poem in which he tells the same story in more vividly. The third is Daniel. It is rewording of biblical passages. And the last one is Christ and Satan. This is also a poem that was written by the Caedmon, and it is also mentioned in Junius manuscript. The next work of this era is Esther book. It tells the story of Jesus Christ and also tells about the lives of Satan. At the last of this lecture, we have to talk about the major poets of the Anglo-Saxon period. One of the first poet of this period is Caedmon. He was belonged to 7th century. The next and important poet of this era is Cynewulf. He was born in 770 and died in 840. And the third and the most important poet of this era is the King Alfred the Great. He converted the Latin language into English. ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सैक्सन को डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने ये देखा कि ब्रिटेन के अंदर सबसे पहले कैलेट्स रहते थे, वो आबाद थे। उसके बाद वहाँ पर रोमन्स आए, फिर वहाँ जो पिक्ट्स थे जो उनको मुसलसल और बार बार तंग कर रहे थे, तो पिक्ट से बचने के लिए जो कैलेट्स ने 3 ट्राइब को वहाँ पे इनवाइट किया था, वो कौन कौन सी थी? एंग्लो सैक्सन और ज्यूट्स थे। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने पहले डिस्कस की। उसके बाद हमने करैक्टरिस्टिक ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड को डिस्कस किया कि करैक्टरिस्टिक क्या क्या थी, जिसके अंदर सबसे पहले लिटिल साइंटिफिक एंड कल्चरल एडवांसमेंट थी। उसके बाद नो प्रिंटिंग प्रेस, और उसके बाद मेजर वर्क्स लॉस्ट ड्यू टू ओरल ट्रांसमिशन। एक इम्पोर्टेंट बात कि एंग्लो सैक्सन पीरियड को डार्क एज भी कहा जाता है, उसके पीछे जो मेन रीज़न है वो यही है कि उस दौर के अंदर जो लोग थे उनको ज़्यादा समझ या सूझबूझ नहीं थी, और ना ही उनके पास प्रिंटिंग प्रेस या फिर इस तरह की चीज़ें थी कि जिसकी वजह से उनका जो वर्क था, जो उनका लिटरेचर था, वो उनको हमेशा हमेशा के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए वो सेव कर सकें। ठीक है, और जो सेकंड रीज़न है बिहाइंड द डार्क एज वो ये है कि इस दौर के अंदर ख़ुसूसन इंग्लैंड के अंदर एट दैट टाइम बहुत सारे इन्वेडर्स आए। ठीक है, वहाँ पर हमले करने के लिए और वहाँ उस जगहों को ऑक्युपाइड करने के लिए, जिस तरह ये मैंने आपको बताया है कि एंग्लो सैक्सन और ज्यूट्स, रोमन, ये तमाम जो ट्राइब थी, ये वहाँ पर सिर्फ एज अ इन्वेडर्स के तौर पर वहाँ पे आए थे, यानी कि इंग्लैंड को ऑक्युपाइड करने के लिए आए थे। इवन के एंग्लो सैक्सन ने इस इंग्लैंड को 7 मुख्तलिफ स्टेट के अंदर भी डिवाइड कर दिया। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इस पीरियड के अंदर जो वर्क्स हैं, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमने पोइट्री को डिस्कस किया और काइंड्स ऑफ पोइट्री को डिस्कस किया। At that time, the poetry was divided into 2 types. First one is religious poetry, and second one is heroic poetry. Heroic poetry related to the heroism, and this was a very popular poetry at that time. And the second one is religious poetry, and this kind of the poetry was related to the Christian ideals. The next we have talk about the major poets of this time, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस किया कैडमन को, उसके बाद साइनवुल्फ को, एंड द लास्ट अल्फ्रेड द ग्रेट, जो कि किंग है
ठीक है। और इसका जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी वो ये थी कि इसने लैटिन लैंग्वेज को इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट किया। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप मेरा चैनल F2F स्टडी को F2F स्टडी स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बखूबी पहुंचे।